इस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में प्रेमचंद के साहित्य की मौलिकता को लेकर बात करना है आप। प्रेमचंद का साहित्य संपूर्ण मौलिक ही साहित्य है, ये मैं 100% कहता हूं। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद के पहले कहानियां लिखी ही नहीं गई थी। यदि लिखी गई थी, इस कहानियों का स्वरूप कहानियों के ढांचे में नहीं था, और वो स्वरूप जो था आम जनता से जुड़ा हुआ नहीं था। भाई लक्ष्मण काळे जी आपके सर, उन्होंने अपने प्रस्तावना भूमिका में बात करते हुए कहा कि ये साहित्य जो है, इससे पहले का साहित्य तिलस्मी अय्यारी से जुड़ा हुआ था। देवकीनंदन खत्री का नाम लिया, चंद्रकांता संतति हो, चंद्रकांता हो, भूतनाथ जैसी हो, बेताल पच्चीसी हो, गोपाल राम गहमरी हो, गोस्वामी जी हो, वर्मा जी हो, बहुत सारे ऐसे रचनाकार है। तत्कालीन समय में प्रेमचंद के पहले का जो साहित्य था मात्र मनोरंजन प्रदान साहित्य हुआ करता था। केवल मनोरंजन प्रदान करना या शिक्षा प्रदान करना, सुधारने की बात। इसका पढ़ने वाला वर्ग अभिजात्य वर्ग था। अभिजात्य वर्ग से तात्पर्य अमीर वर्ग, धनवान वर्ग था, क्योंकि उस समय पढ़ा लिखा वर्ग कौन था? आप 19वीं सदी में आप जब देखते हैं पीछे मुड़कर, तो पढ़ा लिखा वर्ग जो था धनवानों का था, अमीरों का था। और जो वर्ग में बटा हुआ है हमारी यहाँ वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये तीन ही ऐसे थे जिन्हें पढ़ने का अधिकार था। स्वाभाविक है कि ये पढ़ने वाले हैं तो लिखेंगे इन्हीं की कहानी और पढ़ेंगे यही लोग। बाकी की आम जनता कहाँ है? तो मुट्ठी भर जनता को लेकर लिखने वाला ये तत्कालीन जो साहित्यकार थे, ये केवल अभिजात्य वर्ग तक उन्हीं की कहानियों को लिखा करते थे, चाहे वो उपन्यास के माध्यम से हो, नाटक के माध्यम से हो, या अन्य जो विधाओं का जन्म हुआ उन विधाओं के माध्यम से लिखने का काम था। पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेमचंद ने साहित्य में आम जनता की समस्याओं को अपने साहित्य के माध्यम से अभिव्यक्त करने का काम, समाज को सुधारने का काम, आदर्श से लेकर आदर्शोन्मुखी और अंत में यथार्थवाद तक वो लिखते रहे। आम जनता का साहित्य जब वो लिखते हैं तो गरीब, मजदूर, किसान, स्त्री, पीड़ित, दलित, भूखा, सभी प्रकार के, केवल आम जनता को लेकर ऐसा नहीं है कि केवल आम जनता को लेकर जो है प्रेमचंद लिख रहे हैं। प्रेमचंद आम जनता के साथ धनवान व्यक्ति को भी लिखते हैं, चाहे वह जमींदार हो, साहूकार हो, महाजन हो, राजनेता हो, या ऑफिस में काम करने वाली कामकाजी महिला या पुरुष हो, कारखाने में काम करने वाले मजदूर या वहां का जो नेता है उसे लेकर हो, इन सब को लेकर वो लिखते हैं। इसीलिए प्रेमचंद के संदर्भ में कहा जाता है कि यदि भारत को जानना है तो प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ो, क्योंकि प्रेमचंद के साहित्य में संपूर्ण भारतीय जीवन का चित्रण हमको देखने को मिलता है। ऐसा कोई विषय उनसे छूटा नहीं है। इस सभी विषय, तात्कालिक सभी विषयों को उन्होंने लिखा है। और प्रेमचंद ऐसे लेखक थे जिनके पास 100 साल आगे की उनका दृष्टिकोण था, उनकी दृष्टि थी। युग दृष्टा कह सकते हैं उनको, कि लंबी सोच रखते थे। समाज को सुधारने का बीड़ा उन्होंने उठाया था। मैं एक मुलाकात देख रहा था प्रेमचंद की पोती को लेकर। उनका कहना है कि हमारे घर में सभी एक वातावरण है कि धनवान बनने की कोई बात नहीं करता। हमारे यहाँ पर गरीबों का बड़ा सम्मान होता है। प्रेमचंद गरीबों का, वंचितों का, दलितों का वो पक्षधर है। इनके पक्षधर इनकी समस्याओं को लेकर अभिव्यक्त करते हैं। जमींदारों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनसे किसी ने पूछा कि तुम बड़ी होकर क्या करोगी, क्या बनोगी? उनकी पोती ने क्या कहा? मैं गरीब बनूं। प्रेमचंद ने एक दृष्टिकोण बना दिया कि धनवान लोग गरीबों का शोषण करते हैं। उनके तत्कालीन समय में ऐसे धनवान लोग हुआ करते थे, पूंजीपति लोग हुआ करते थे, जो आम जनता का शोषण किया करते थे। लगभग 80% से भी ज्यादा जनता गरीबी, भूखमरी और दलित, पदलित, स्त्री, शोषित, पीड़ित थे।
इससे पूर्व का जब साहित्य हम पृष्ठभूमि देखते हैं, कि मैंने जैसे कहा कि इससे पहले का साहित्य अय्यारी तिलिस्मी जासूसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया था, मात्र अभिजात्य वर्ग तक सीमित था। और थोड़ा पीछे जाकर देखते हैं, जब आज हिंदी साहित्य को 1000 साल से ज्यादा का समय हो गया, बाकी की जितनी भी भारतीय आर्य भाषाएं हैं उन्हें भी लगभग इतना ही समय हुआ, चाहे मराठी हो, पंजाबी, गुजराती हो, सभी को लगभग 1000 साल हो। हिंदी भी आधुनिक आर्य भाषा है, जिसका जन्म संस्कृत से होते हुए, अपभ्रंश से होते हुए हिंदी का जन्म हुआ। और इस हिंदी में हम देखते कि आदिकाल तो संवत 1075 से शुरू होता है, लगभग 1000 साल पहले। आदिकाल की साहित्य को जब हम देखते हैं, उस समय का साहित्य मात्र वीर रस और श्रृंगार रस से युक्त दिखाई देता है, या कहीं पर धार्मिक साहित्य दिखता है। यहां राजाओं का चरित्र चित्रण करना, युद्ध का वर्णन करना, श्रृंगार करना, यहां तक सीमित था। यहां आम वर्ग कहीं पर भी नहीं। हम भक्ति काल में आते हैं, भक्ति प्रधान है, ईश्वर की भक्ति करो। इन साधु संतों ने भक्ति की ओर लाने का काम आम जनता को किया, लेकिन आम जनता की समस्या का चित्रण नहीं किया है। आप कहोगे कि कहां है? तुलसीदास की इक्का दुक्का पंक्ति दिख सकती है कि किसान को खेती नहीं, बनिक को बनिक नहीं, और चाकर को चाकर नहीं, सब सिद्धमान सोच बस कहां जाए कहां करे। इक्का दुक्का पंक्ति दिखती है, लेकिन आम जनता के लिए किसने लिखा ही नहीं। रीतिकाल का साहित्य तो पूरा दरबारी साहित्य, श्रृंगार से भरा हुआ साहित्य, अश्लीलता उसमें आ, यहां आम जनता कहीं भी नहीं है। आप तीनों में देखिएगा, दरबारी साहित्य है, अभिजात्य वर्ग तक लिखा गया है, लेकिन आम जनता को कहीं पर भी लिखा नहीं गया। इसीलिए यह स्पष्ट हो जाता है कि उनका साहित्य मौलिक साहित्य, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में वो लिखते, सारे समाज को लेकर लिखते। समाज का ऐसा कोई भी तबका वो नहीं छोड़ते कि जिसे उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से ना लिखा, सभी को लेकर लिखते। चाहे वो, इसे बोलने से पहले मैं प्रेमचंद की उन बातों, उन प्रवृत्ति, उन विशेषताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रेमचंद प्रगतिवादी दृष्टिकोण वाले थे, कर्मठ थे, और धार्मिक कर्मकांड आडंबरों का उन्होंने विरोध किया अपने साहित्य के माध्यम से। चाहे वो इसके साथ उन्होंने वृद्ध विमर्श को लिखा, स्त्री विमर्श को लेकर स्त्रियों के प्रति एक चेतना को जगाते हुए स्त्रियों की स्थिति को समाज में सुधारने का प्रयास किया। मैंने कहा कि 100 साल के आगे का दृष्टिकोण वो रखते हैं। तो लिव एंड रिलेशनशिप को लेकर वो लिखते हैं, आज चल रहा है लिव एंड रिलेशनशिप, बड़े बड़े महानगरों साथ में रहे। 100 साल पहले का देखिएगा दृष्टिकोण, लोक संख्या को लेकर बात, मजदूरों के जीवन का चित्रण करते हैं। भाई लक्ष्मण जी बात करते समय उन्होंने कहा कि उनकी कर्मठता देखिएगा, साहित्य के प्रति समर्पण कितना है, कि वो लिखते हैं अंतिम समय में जब वो मंगल सूत्र लिख रहे थे जो अधूरा रह गया, बाद में उनके पुत्र अमृतराय ने उसे पूरा किया। लेखन के प्रति इतनी उनकी कर्मठता है, जब वो लिखते हैं तो लिखते जाते हैं, सोते 3 या 4 घंटे, बहुत कम सोते, इतना लेखन के प्रति समर्पण उसका है। यही कारण है कि अंतिम समय में वो खून की उल्टियां करके वो मर जाते, ये शहीद मतलब स्वर्गवास हो जाता है उनका, मर जाते हैं, देहांत हो जाता है। इतना लेखन के प्रति समर्पण देखिएगा, उनके समर्पण का एक उदाहरण देखिएगा कि एक बार निराला जी, जो बहुत लोकप्रिय साहित्यकार हिंदी के, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी बीमार पड़े, उन्हें देखने के लिए प्रेमचंद को वो लेकर गए। निराला के साथ उस समय उनकी बन नहीं गई, कहा कि मेरे साथ चलिए, निराला जी बीमार है, तुम्हारे अच्छे मित्र हैं, मैं आऊंगा लेकिन मैं बाहर बैठूंगा, मैं भीतर में। सड़क से होते हुए गए, निराला जी का कमरा आया, निराला जी का कमरा दूसरे मंजिल पर है। उन्होंने कहा कि मैं यहीं पर रुकता हूं, तुम जाओ। उन्होंने आने से मना कर दिया, मैं कह देना कि मैं आया। और प्रेमचंद बाहर बैठे हुए, ऊपर से उतर के वापस आती है, आकर देखती है तो क्या कि प्रेमचंद के हाथ में कोई कागज है और कागज पर वो कुछ लिख रहे हैं। प्रेमचंद को पूछा, तुम्हारे पास तो कोई कागज नहीं था, फिर ये लिख कहां से रहे हो? उन्होंने कहा कि यहाँ पड़ा हुआ था टुकड़ा, मैंने लिया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। पर यह कर्मठता कैसी है कि समय को बर्बाद नहीं करते हैं। प्रेमचंद के ये गुण छात्रों को सीखने लायक है कि समय कि हर पल उसका इस्तेमाल
क्योंकि समय के बारे में कहा जाता है कि टाइम इज मनी, समय बड़ा ही मूल्यवान है, वो धन से भी मूल्यवान है मुझे तो लगता है, क्योंकि ये समय वापस नहीं आता है जिस समय में हम गुजर रहे हैं। तो कर्मठता इनकी देखते हैं, और साथ में देखिएगा कि ये प्रगतिशील विचारवादी है। और प्रगतिशील विचारवादी इसलिए कह रहा हूं कि भारत में प्रगतिवाद, मार्क्सवाद 1935 के आसपास साहित्य में आया था, लेकिन 35 से पहले ही प्रेमचंद के साहित्य में प्रगतिशील विचारधारा दिखाई देती है। आम जनता के लिए लिखने वाला, गरीब, भूखे, दलितों के लिए लिखने वाला, महिलाओं के लिए, वृद्धों के लिए, जमींदारों के खिलाफ लिखने वाला, पूंजीपतियों के खिलाफ लिखने वाला, ये पहले ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। प्रगतिवाद पहले आ चुका था। अब देखिएगा 1935 में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई, उसकी अध्यक्षता भी उन्होंने की है, और बाद में 1936 में उनका देहांत हुआ। अंतिम समय में वो पूरी तरह से यथार्थवादी, सच बोलने वाले, सच लिखने वाले बन गए थे। तो ऐसे प्रेमचंद, जिसके बारे में मैं कह रहा हूं कि प्रगतिवादी विचारधारा से लेकर है, महिलाओं के संदर्भ में उनका दृष्टिकोण एक अलग प्रकार का दृष्टिकोण है। वो महिलाओं को पढ़ाने के पक्ष में है, दहेज के विरोधक है, कन्यादान के विरोध में है। जब मैं उस बिंदु को लेकर आपसे बात करूंगा तो उसका स्पष्टीकरण देता चलूंगा। सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर जब वो साहित्य लिख रहे हैं तो उनके साहित्य को लेकर हम यहां चर्चा करते हैं। प्रेमचंद बहुमुखी प्रतिभा संपन्न है, उन्होंने 10 से ज्यादा उपन्यास लिखे। लक्ष्मण जी ने बताया, फुले मैडम जी ने बताया, उनके साहित्य के बारे में उनका परिचय आपको बताया। तो उपन्यास लगभग 10 से ज्यादा लिखे हैं, इसमें सेवा सदन हो, प्रेमाश्रम हो, निर्मला, वरदान, प्रतिज्ञा, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, गोदान जी से और मंगलसूत्र जैसे उपन्यास उन्होंने लिखे। कहानियों के बारे में पहले ही बता दिया लक्ष्मण जी ने। लगभग 300 से ज्यादा कहानियां लिखी है उन्होंने हिंदी साहित्य में। पहली बार कहानी लिखने वाला व्यक्ति जो 15 साल की उम्र में कहानी लिखता है और किसी पत्रिका में छप के आती है, महज 15 साल की उम्र है। आपकी उम्र 15 साल से ज्यादा है, इस उम्र से पहले उन्होंने कहानी लिखी और पत्रिका में छप के आती है। लगभग 300 से ज्यादा कहानियां वो लिखते हैं, और मानसरोवर नामक 8 खंडों में ये विभाजित है। महाविद्यालय के पुस्तकालय में ये प्रतियां होंगी, आप जरूर पढ़िएगा। इन सभी महाविद्यालय के पुस्तकालय में ये होती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि प्रेमचंद नहीं है तो फिर किसे पढ़ेंगे। कहानी लिखी, इसलिए कथा सम्राट या कलम के सिपाही के रूप में जाने जाते हैं। और उपन्यास लिखे, इसलिए मंजूषा जी ने स्पष्ट किया कि शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उनके उपन्यासों को लेकर कहा कि ये उपन्यास सम्राट है। उन्होंने उपन्यास सम्राट के रूप में संबोधित। कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, कथा साहित्य में इनका मन ज्यादा रमा है, बाकी के विधाओं में कम रमा है, क्योंकि आम साहित्य लोगों तक पहुंच सकता है, वो पढ़ सकते, कठिन साहित्य नहीं पढ़ सकते। ये प्रेमचंद को अच्छी तरह से पता था। नाटक लिखे उन्होंने, संग्राम, करबला, प्रेम की वेदी नामक, उनमें उनका कोई अधिक उनका मन नहीं रमा था, इसीलिए वो 3 ही जो नाटक लिखे, ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है, बल्कि कहानी और उपन्यासों की चर्चा होती है। जीवनियां भी उन्होंने लिखी है, महात्मा शेख सादी, दुर्गादास, कलम, तलवार, त्याग, जीवन का सार नामक खुद की आत्मकथा में लिखने का प्रयास इन्होंने किया। और 3 उनकी जीवनियां लिखी गई प्रेमचंद पर। एक उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में, उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा है कलम का सिपाही, और तीसरा मेरे ख्याल से राम कुमार वर्मा जी ने लिखा है कलम का मजदूर। 3 जीवनियां लिखी है। तीनों ने भी इस आत्मकथा, आत्म कहानी का आधार बनाया है, और उस आधार पर उन्होंने जीवनी लिखी है। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। उन तथ्यों को उन्होंने साहित्य में लिया है, अनुवाद भी उन्होंने किया है। जॉर्ज इलियट, टॉलस्टॉय, गाल्स वर्दी, जो केवल अंग्रेजी तक सीमित थी, उन्होंने हिंदी में लाया और हिंदी में उसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया। और इतना ही नहीं, बल्कि प्रेमचंद बाल रचनाएं भी लिखते। बाल रचनाओं में चाहे वो मनमोदक हो, कुत्ती की कहानी हो, वो जंगल की कहानी हो, और साथ में उन्होंने रामचर्चा नामक पुस्तक लिखी। अर्थात कि राम कथा को लेकर प्रेमचंद ने रामचर्चा नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक के संदर्भ में बहुत कम चर्चा होती है कि प्रेमचंद ने राम कथा को लेकर लिखा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत ऐसे कम पाठक है कि प्रेमचंद राम कथा को लेकर एक गद्य लिखते हैं, रामचर्चा नाम। और इस चर्चा की चर्चा महात्मा गांधी करते हैं। महात्मा गांधी के हाथ में जब एक किताब पड़ी
किताब उन्होंने पढ़ी तो उन्हें ये किताब बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि ये पुस्तक बहुत अच्छी है, इसमें जितना तुलसीदास गंभीरता से लिखते हैं उतना प्रेमचंद भी लिखते हैं और उतनी ही ये काम की पुस्तक है और आपको ये पढ़ना चाहिए। महात्मा गांधी का राम चर्चा को लेकर, और ये पुस्तक आज इंटरनेट पे उपलब्ध है। यदि आप राम चर्चा को पढ़ना चाहते हैं तो उस पीडीएफ को निकाल कर पढ़ सकते हैं। सामान्य भाषा में, आम जनता की बोलचाल की भाषा में, सरल भाषा में राम चर्चा नामक पुस्तक लिखी गई है। राम कथा पर लगभग 300 से अधिक पुस्तकें लिखी गई। उस पर प्रेमचंद का भी मौलिक योगदान हमें दिखाई देता है। ये उनकी मौलिकता है साहित्य की। और साथ में निबंध भी लिखे, आलोचनात्मक निबंध लिखे, लगभग 40 से ज्यादा निबंध लिखे। इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है कि प्रेमचंद ने आलोचनात्मक निबंध भी लिखे। मैं सभी का नाम नहीं लूंगा, एक दो का नाम लूंगा। पुराना जमाना, नया जमाना, स्वराज के फायदे, कहानी कला, कौमी भाषा के विषय में कुछ विचार, ऐसे निबंध उन्होंने लिखे हैं। साथ ही उन्होंने तत्कालीन समय में पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। और पत्रिकाओं का संपादन करना कोई सामान्य बात नहीं होती थी। महावीर प्रसाद के बाद यदि कोई सही मायने में पत्रिका चलाने की कोशिश करता है सरस्वती के बाद, तो वो है प्रेमचंद। प्रेमचंद ने हंस और जागरण नामक पत्रिका को चलाया। छापखाना सरस्वती पब्लिकेशन शुरू किया और उसके अंतर्गत उन्होंने हंस नामक पत्रिका चलाई, जागरण नामक पत्रिका चलाई, जो आज भी चलती। हंस को राजेंद्र यादव ने चला। इतनी लोकप्रिय पत्रिका हुई जब राजेंद्र यादव संपादक। उस हंस की शुरुआत प्रेमचंद ने की थी और कई साहित्यकारों को अपने साहित्य में जो है अपने पत्रिका के माध्यम से उन्होंने मंच प्रदान किया। ये प्रेमचंद की रचनाओं की खास बात। वो एक साथ कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार, जीवनीकार, अनुवादक, बाल रचना लिखने वाले, निबंध लिखने वाले और पत्रिका चलाने वाले संपादक भी थे। बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार प्रेमचंद। जैसे बहुआयामी प्रतिभा संपन्न रचनाकार को लेकर, उनकी रचनाओं को लेकर हम चर्चा करते हैं कि मैं जिसको लेकर बात कर रहा हूं कि संपूर्ण भारतीय जीवन का चित्रण, ऐसे विषयों का चित्रण जिस विषय को लेकर इससे पूर्व कभी लिखा नहीं गया था, हम उन प्रतिनिधि रचनाओं को लेकर आपके सम्मुख बात रखते हैं। बिंदुओं को मैं पहला बिंदु यह रखूंगा, देश प्रेम और देश भक्ति की भावना। तत्कालीन समय जो था वो अंग्रेजों के शासन का युग था। अंग्रेज हमारे पर शासन कर रहे थे और हम उनके गुलाम थे। अंग्रेज हम पर अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, फूट डालो और राजनीति कर रहे थे। हिंदू मुस्लिम में उन्होंने एक फूट डाल दी, बैर के बीज बो दिए थे। इसे लेकर बहुत सारी रचनाएं लिखी गई तत्कालीन समय। आगे चलकर उस समय की मांग थी कि क्रांतिकारी जो युवक है वो क्रांतिकारी बने, महिलाएं क्रांतिकारी बने और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा ले। वो बलिदान देकर अंग्रेजों से भारत को आजादी दिलाए। इस समय शारीरिक क्रांति हुई। शारीरिक क्रांति से ये स्पष्ट कहना चाहूंगा कि शारीरिक क्रांति से महज कुछ लोगों को पराजित किया जा सकता है, लेकिन कलम की क्रांति से हजारों को पराजित करने की उसमें क्षमता होती है, लाखों को पराजित करने की क्षमता उसमें होती है। प्रेमचंद ने यही किया। प्रेमचंद का पहला ही कहानी संग्रह उर्दू में उन्होंने लिखा है, सोजे वतन, राष्ट्र का मातम। पहला कहानी संग्रह लिखते हैं नवाब राय नाम से उर्दू में। उनके चाचा उनको बचपन में नवाब राय नाम से पुकारा करते थे। जिस गांव में लम्हे रहते थे वहां पर हिंदू मुस्लिम साथ में रहते थे। नवाब राय भी फैशन था वहां पर, तो इसलिए बच्चों को वो नवाब राय कहा करते थे। इसलिए नवाब राय नाम से उन्होंने सोजे वतन लिखा और सोजे वतन में मात्र 5 कहानियां हैं। और यह जब बाजार में आई 1907 में, इसे लेकर एक भ्रम है कि 1908 में लिखी, किसी ने कहा 1909 में लिखी। मैं एक तथ्य को लेकर चलता हूं कि 1907 में लिखी। तो सोजे वतन जो है उसमें महज 5 कहानियां हैं देश प्रेम और देशभक्ति को लेकर। यह कहानी संग्रह जैसे ही बाजार में आया, एक भूचाल मच गया, क्रांति आ गई। इतनी लोकप्रिय हुई कि इस कहानी में लोगों में एक साथ क्रांति की भावना को जगाने का काम किया, अंग्रेजों को विरोध में खड़ा करने का काम किया। सोजे वतन की कहानियां महज 5 है, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन शेख मखमूर नाम की कहानी, यही मेरा वतन, शोक का पुरस्कार और सांसारिक प्रेम। ये महज 5 कहानी है और 5 कहानियों के दम पर प्रेमचंद ने देशभक्ति
अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति लाई, देश प्रेम देशभक्ति का अपना परिचय दिया। और उस समय अंग्रेजों के खिलाफ लिखना कोई मामूली बात नहीं थी। प्रेमचंद ने लिखा है नवाब नाम से। अब जब यह बात अंग्रेजों को पता चलती है, लगता है कि प्रेमचंद की रचना जो है बहुत बड़ी क्रांति लाएगी और अंग्रेजों को यहां से भागना पड़ेगा, इसलिए तुरंत उनकी सारी प्रतियों को जब्त कर लिया। केवल जब्त नहीं किया बल्कि प्रतियों को जला दिया गया। आप सोच सकते हो, जो लेखक लिखता है उसकी किताबों को जलाना मतलब उसके बच्चों को जलाने का जैसा होता है। प्रेमचंद को उन पर क्या बीती होगी, लेकिन देश के लिए वो लिख रहे हैं। आखिर क्या है उसमें कि नौजवान को आकर्षित करने वाली कहानियां उसमें दिखा देती है। दुनिया का अनमोल रतन नामक कहानियां आप जब पढ़ेंगे, इंटरनेट पर उपलब्ध है। इसमें एक प्रेमी जोड़ा है, मुस्लिम जोड़ा है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं प्रेमी जोड़े के रूप में संबोधित हूं। प्रेमी जो है, लड़का जो है उस लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन लड़की उससे शादी इस समय नहीं करना चाहती। लड़का जब ज्यादा ही उसे कहता है कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूं, तेरे बिना नहीं रह सकता, तब वो लड़की कहती है कि एक शर्त पर मैं करूंगी, यदि तू मुझे दुनिया का अनमोल रतन ला कर देगा तब मैं तुझसे शादी। एक शर्त लगा दी। ये खोजने के लिए निकल पड़े, अलग अलग प्रकार के रत्न ला रहे, कभी मोती, कभी हीरे, कभी पन्ना लेके आ रहे हैं और बता रहे कि देखिए दुनिया का अनमोल रत्न है। हर वो देखती है और उसे सबको वो रद्द कर देती है, रिजेक्ट करती है, नहीं ये अनमोल रत्न है। प्रेमी का देखिएगा कि हीरे पन्ने को ना कह रही है, महिलाओं की मानसिकता गहनों के प्रति कितना आकर्षण होता है, और यहाँ की महिला देखिए कि हीरे पन्ने को इनकार कर रही है, ये अनमोल रत्न नहीं है। कितना बड़ा संदेश प्रेमचंद एक साथ दो तरीके से दे रहे, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, तत्कालीन युवकों के लिए संदेश दे। अब एक बार जब वो युद्ध की भूमि में ढूंढते, निराश हो गया ये लड़का, और ढूंढते ढूंढते जो है युद्ध की भूमि में जाते। युद्ध की भूमि में सभी युद्ध हुआ है, लोग घायल है, बहुत सारे सैनिक जो है मारे गए हैं। उसमें से एक सैनिक मरता है, मर रहा है, घायल है, अंतिम समय उसका चल दम तोड़ने की स्थिति। उस समय उसके साथ चर्चा होती है, वो बताता है कि युद्ध किया है और मैं अपने देश के लिए प्राण दे रहा हूं। जब तक मेरे शरीर में खून का आखिरी कतरा है तब तक मैं अपने वतन के लिए बहाऊंगा। ये दुनिया का अनमोल रतन है। उसे अनमोल रतन मिल गया कि मेरे भीतर जो खून का आखिरी कतरा है वो मैं अपने वतन के लिए बहाऊंगा। ये डायलॉग कितना जबरदस्त है, तत्कालीन युवाओं पर कितना ज्यादा प्रभाव उसने डाला होगा। वो कहता है कि क्या मैं आपके खून के धब्बे को ले सकता हूँ? उसने कहा हाँ, आपकी किसी काम में आकर तो ये बड़ी अच्छी बात है। और उसके कपड़े का टुकड़ा लेकर जाता है खून से भरा हुआ, और अपनी प्रियसी के सम्मुख रखता है। उसे कहता है कि उसने ऐसी सी बात कही और वह मान जाती है कि सच में ये दुनिया का अनमोल रतन है। प्रेमचंद उस समय की मानसिकता को अच्छी तरह से जानते थे, साइकोलॉजी को जानते थे कि युवाओं की मानसिकता क्या है, युवाओं को क्रांति की ओर कैसे लाया जाए। यदि प्रेम से लाया जाए तो ज्यादा से ज्यादा युवक लाएंगे। तत्कालीन समय में एक प्रियसी कह रही है प्रियकर को अनमोल रतन ले क्या, और अनमोल रतन क्या कि देश के लिए बलिदान दे। तत्कालीन समय में प्रेमचंद की कहानियां तो इतनी लोकप्रिय हुआ करती थी, युवाओं में एक तरह का फैशन चल पड़ा। जैसे कि फिल्म, कोई फिल्म आती है उसका हम अनुकरण करते हैं, कपड़ों का अनुकरण करते हैं, चश्मों का, डायलॉग्स का अनुकरण करते हैं। उस समय उस कथा वस्तु का अनुकरण किया गया। युवकों ने देशभक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। एक जबरदस्त क्रांति जो है प्रेमचंद ने अपने कहानी के माध्यम से लाई। बाद में शेख मखमूर नामक हिंदू मुस्लिम एकता की कहानी है। यही मेरा वतन नामक कहानी है, जिसमें भारत का व्यक्ति अमेरिका में जाके बसा था। वापस जब भारत लौट के आता है और भारत की तस्वीर को जब देखता है कि भारत इतना सुंदर देश है, सांस्कृतिक देश है, यहाँ अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ नदी, नाले, झरने, खेत, इन सब के सौंदर्य को देखकर वो इतना अभिभूत हो जाता है कि वो मना कर देता है, मैं अमेरिका नहीं जाऊंगा, यही मेरा वतन है। अपने देश के प्रति प्रेम को, लगाव को, महत्व को, इम्पोर्टेंट को बढ़ाने का काम करता है। हमारे यहाँ योग जब अमेरिका में गया और जाकर योगा बन के आया, तब हमने योगा शुरू किया। फॉरेन रिटर्न जब होता है तो वह बड़ा फेमस होता है, लोग उसका अनुकरण करते हैं। प्रेमचंद ने यही साइकोलॉजी को अपनाया। अमेरिका का व्यक्ति यहाँ आता है और यहीं पर बच जाता है, कहता है यही मेरा वतन है।
हर एक युवकों में ये बात फैला दी जाए, फिर युवकों में ये भावना क्यों नहीं जागी कि हाँ ये मेरा वतन है, मैं इसे छोड़कर क्यों जाऊं, इससे मुझे आजादी दिलानी। शोक का पुरस्कार हो सांसारिक प्रेम। देश प्रेम को लेकर यदि हम बात करते हैं, मात्र पुस्तक तक वो सीमित नहीं थे। तत्कालीन समय में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, और असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों की नौकरियां छोड़ने की बात कही गई थी, अंग्रेजों के वस्तुओं पर बहिष्कार करने की बात कही गई थी, अंग्रेजों का कुछ भी हो उस पर बहिष्कार डाला और स्वदेशी का पुरस्कार किया। प्रेमचंद पर भी इस लहर का प्रभाव पड़ा। प्रेमचंद गांधीवाद से प्रभावित थे, गांधी विचारधारा से प्रभावित थे। यही कारण है कि इसके बाद की रचनाओं में गांधीवादी दर्शन आपको दिखाई देगा, गांधीवादी विचार आपको दिखाई देंगे। उन्होंने, वे डिप्टी इंस्पेक्टर थे शिक्षा विभाग में, सरकारी नौकरी कर रहे थे, अच्छी तनख्वाह लेकर जीवन जी रहे थे। गांधी जी के कहने मात्र से असहयोग आंदोलन में उन्होंने सहभाग लिया और वो नौकरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद गए, लाठियां खाने के लिए अंग्रेजों की सक्रिय रूप में। ऐसा नहीं कि केवल पुस्तकी रूप में वो देशभक्ति देश प्रेम के लिए उतरते हैं, बल्कि स्वयं शारीरिक रूप से भी वो अपनी पत्नी शिवरानी देवी के साथ उतरते हैं। और शिवरानी देवी की भी खासियत देखिएगा कि प्रेमचंद के आगे हमेशा खड़े रहती थी कि कहीं प्रेमचंद को जेल में न जाना पड़े, क्योंकि वो जेल में सहन नहीं कर सकते। देश प्रेम देशभक्ति की भावना देखिएगा प्रेमचंद में कितनी कूट कूट कर भरी हुई थी। प्रेमचंद की जीवन को यदि देखते तो विडंबनाओं से भरा हुआ जीवन है। 7 साल की उम्र में माता का देहांत हो गया, 15 साल की उम्र में अपने से बड़ी लड़की से शादी करना पड़ा जिसके साथ कोई मेल नहीं खाता था, दिखने में ठीक नहीं थी, ऐसा प्रेमचंद का तत्कालीन समय के साहित्यकारों का कहना है। उनके विचारों का कोई मेल नहीं खा रहा है, प्रेमचंद का उसके साथ कोई बनती नहीं थी। और आगे चलकर हम देखते हैं कि जब बन नहीं रही है तो वह उसकी पत्नी एक दिन घर छोड़कर अपने मैके चले जाती है, वापस लौट के नहीं आती है, और तब प्रेमचंद भी उसे बुलाना नहीं चाहते क्योंकि उसके साथ बन ही नहीं रहा। 15 साल की उम्र मतलब कौन सी उम्र है, बाल उम्र है, और उस समय उसकी शादी जबरदस्ती से करवा दी गई थी। आगे चलकर हम देखते हैं जब वो थोड़े से बड़े होते हैं तो वह बाल विधवा शिवरानी जी से विवाह होता है, और जिनसे 3 संतानें होती है, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी, और तीनों भी साहित्यकार। इनके घर के सभी साहित्यकार हैं, शिवरानी देवी साहित्यकार है। प्रेमचंद घर में नामक जीवनी लिखते हैं, केवल जीवनी नहीं बल्कि कहानियां भी लिखी है शिवरानी जी ने। आपको बता दूं, आपको पता नहीं होगा, शिवरानी जी ने कहानियां लिखी है जिनकी पोती ने कौमुदी नामक पुस्तक के रूप में संग्रह किया। जब उनकी कहानियों को पढ़ते तो लोगों ने कहा कि नहीं, प्रेमचंद ने लिखा होगा और इनके नाम से छिपाया होगा। प्रेमचंद ने भरी सभा में स्पष्ट कर दिया कि नहीं, ये विचारधारा मेरी नहीं है, ये शिवरानी की है और शिवरानी ने लिखी है। प्रेमचंद ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने नहीं लिखा, शिवरानी। तो शिवरानी जी कहानी का साहित्यकार है, इनके बच्चे भी साहित्यकार हैं, इनके पोती भी साहित्यकार हैं, इनका पूरा घराना जो है साहित्यकारों से भरा। मैं कह रहा था कि विडंबना देखिएगा, दूसरी शादी की और उस समय पिता की मृत्यु, सारी घर की जिम्मेदारियां आन पड़ी। 10वीं करते हैं, इंटर करते हैं, स्कूल प्राध्यापक रूप में पढ़ाते हैं, बाद में आगे चलकर बीए करते, डिप्टी कलेक्टर बनते हैं शिक्षा विभाग में। एक के बाद एक जो है संकट उनके जीवन में भी आते हैं और कभी स्थिर होने का प्रयास भी करते हैं। जब ये स्थिर होने का जब भी इन्होंने स्थिर होने का प्रयास किया, असहयोग आंदोलन हुआ और डिप्टी कलेक्टर से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, त्याग देना पड़ा। अब प्रेमचंद को आर्थिक विपन्नावस्था का सामना करना पड़ रहा है, अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में प्रेमचंद जीवन जीते। प्रेमचंद के पास अब कोई सोर्स नहीं था, इसलिए सरस्वती पब्लिकेशन शुरू किया, हंस जागरण नामक पत्रिका शुरू की, लेकिन ये कुछ ज्यादा नहीं चली और उन पर कर्जा हुआ और उन्हें आगे चलकर ये पब्लिकेशन बंद करना पड़ा। फिर उनका मन रहा कि मैं फिल्मों में जाऊंगा। मुंबई गए, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया 8,000 रुपए की तरफ, और उस समय के 8,000 ने बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। प्रेमचंद ने उसकी पटकथा लिखना शुरू किया जमील मजदूर नाम से। जमील मजदूर पर फिल्म बनी जनता पब्लिकेशन, जनता प्रोडक्शन के द्वारा। जमील मजदूर पर फिल्म बनाई गई और यह फिल्म इतनी लोकप्रिय हुई कि तत्कालीन समय में मील में काम करने वाले मजदूरों ने अपने मालिक के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। वो फिल्म लाहौर में, मुंबई में, लखनऊ में, तत्कालीन समय भारत संयुक्त हुआ करता था, तो उस समय फिल्म एक साथ प्रदर्शित हुई थी और एक तरह से जो है हड़ताल शुरू कर दिए।
और इसे देखकर तात्कालीन समय में सारे व्यापारियों ने एक तरह से गुट बना लिया, लॉबी बना ली, इसका विरोध करना, इसे सेंसर ही नहीं दिया गया। सेंसर बोर्ड में उन्हीं का व्यक्ति था और इस फिल्म को रोक दिया गया, सिनेमा हॉलों पर चलना नहीं दिया गया। आखिर इस फिल्म में था क्या? इस फिल्म में जो मालिक है, अपने मजदूरों से बहुत प्रेम करने वाला, उसके मानवीय मूल्य को जानने वाला, समस्याओं को जानने वाला, वो जब मर जाता है तो उसका बेटा वहां पर आता है जिसे बस पैसे कमाना है, मानवीय संवेदना, मजदूरों की संवेदनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसके विरोध में उसी की बहन खड़ी होती है और मजदूरों का एक आंदोलन खड़ा करती है और उसे जेल में डालकर खुद मालकिन बन जाती है। ये फिल्म जब आई तो एक प्रकार की क्रांति सी आ गई। चारों तरफ कारखानों में, मिलों में जो है वो मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया था। यही कारण है कि फिल्म पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फिल्म की विडंबना देखिए कि इसकी पूरी प्रतियां जला दी गई है। आज इस फिल्म का कोई सबूत नहीं रखा गया, केवल उसकी पोस्टर, केवल उसकी तस्वीर हमको दिखाई देते, जिसमें प्रेमचंद ने स्वयं मजदूर के नेता के रूप में एक छोटा सा रोल भी किया था। यदि वो फिल्म होती तो प्रेमचंद को हम उसमें देखते। विडंबना एक के बाद एक होते रहे। फिल्म जब वो असफल हो गए, उनका कहना है कि जिस प्रकार से शराब के ठेकेदार अपनी मनमानी चलाते, उसी प्रकार से फिल्म के ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं। मैं जो कहना चाहता हूं या फिल्म में फिल्मकार जो कहना चाहता है उसे कहने नहीं दिया जा रहा है, वह वही परोसते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है। और ये परिस्थिति आज भी इतनी बदली नहीं है। आज की फिल्म भी वही परोसती है जो व्यापारी लोग, पूंजीपति लोग चाहते हैं, आम जनता तक उसे ही परोसा जाता है। ये उतनी ही प्रासंगिक बात है। जब फिल्म चली नहीं है तो वापस गए हैं, अंतिम दौर उनका चल रहा है और बीमारी में वो आर्थिक अभाव के कारण खून की उल्टियां करते मर जाते हैं। पूरा जिंदगी जो है उनकी देखिएगा किस तरह से संघर्षों से भरी हुई है, विडंबनाओं से भरी हुई। जब भी स्थिर होने का समय आता है, अस्थिरता उनके जीवन में आ जाती है। ये इस बिंदु को लेकर हमने बात की। दूसरा एक जो है किसान को लेकर, कृषक जीवन को लेकर। प्रेमचंद को कृषक जीवन का जो है संपूर्ण जीवन का चित्रण जो है प्रेमचंद के साहित्य में हमको देखने को मिलता है। प्रेमचंद का नाम लेते ही हमारे सामने कृषक जीवन आता है। उसकी रात कहानी आती है, गोदान नामक उपन्यास आता है। उनकी रचनाओं में किसानों के संदर्भ में उनकी समस्याओं को, उनके होने वाला अन्याय अत्याचार को वो अपने बड़े ही सहानुभूति के साथ उसके भीतर रखते हैं और जमींदार, पूंजीपति, साहूकार, महाजनों के खिलाफ खड़े होते नजर आते हैं। वो किसानों के पक्षधर होकर सामने आते हैं। अपने ही जमीन पर किसान ब्याज पर ब्याज चढ़ाते जाता है, कर्जा चढ़ाता जाता है, अपनी ही जमीन पर मजदूर किस प्रकार से बन जाता है और उस स्थिति का चित्रण कि इस मजदूरी में वह जीवन किस प्रकार से जी रहा है, उसका चित्रण हम देखते हैं प्रेमचंद के साहित्य में। उसकी रात कहानी इसी प्रकार से किसी समय पाठ्यक्रम में हुआ करती थी। पूछ की रात अभी मेरे ख्याल से नए पाठ्यक्रम में है, शायद ऑप्शनल में। तो पूछ की रात भी इसी प्रकार की कहानी है। पूछ की रात में इसकी शुरुआत ही कर्जे से होती कि कर्जा चुकाना है, घर में 3 ही रुपए है और ये कर्जा चुकाना है। पत्नी कहती ये दे देंगे तो रात में जगली करने जाना, जागरण करने जाना है, खेत में खेत की रक्षा करने जाना है, तुम्हें कंबल की जरूरत पड़ेगी, कहां से तुम कंबल खरीदो। किसान परिश्रमी होता है, वह मौसम की मार को सहता है, सर्दी, गर्मी, बरसात सभी को सहता है और खेत को बचाने का काम करता है, फसल को बचाने का काम करता है। लेकिन कर्जे में डूबा हुआ किसान, जब उसके हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है और वह सब कुछ जो है महाजन, साहूकार, जमींदारों के हाथ में जाने वाला है। जब हाथ में फसल आती है तो वहां जमींदार आकर खड़ा हो जाता है, साहूकार आकर खड़ा हो जाता है और जो कर्जा था उसके बदले में सारा अनाज लेकर चला जाता है। बदले में मिलता क्या है उसको? अपने ही खेत में मजदूरी करने की उसकी व्यवस्था देखिए। गोदान महाकाव्य है, उपन्यास है, लेकिन इसे महाकाव्य कहा जाता है। इतना बड़ा लिखा गया, कृषकों को लेकर पहला उपन्यास देखने को मिलता है। बोरी और धनिया की कहानी किसान के प्रतिनिधि रूप में देखने को मिलती है। जिंदगी भर जीते जी उसका शोषण जो है अलग अलग लोगों ने किया, साहूकार हो, महाजन हो, जमींदार हो, धार्मिक ठेकेदार, पंडित, जीवी हो, इन सभी ने जीते जी शोषण करते हैं और मरने के बाद भी किस प्रकार से शोषण करते हैं, गोदान नामक उपन्यास में हमको देखने को मिलता है। गोदान में गाय का दान करना हर किसान की इच्छा होती है कि ये गाय अपने घर के सामने हो। होरी की भी इच्छा थी, गाय मिलती है लेकिन उसके भाई उस पर ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जहर डाल के मार देता है।
आगे हम चलकर देखते हैं कि होरी कर्जे में डूबता है और कर्जे में डूबने के कारण अपने ही जमीन पर मजदूरी करना उसकी विवशता होती है। अपने ही जमीन जो है जमींदार साहूकार महाजनों के हाथ में चली जाती है। अंत में सड़क पर काम करते हुए, मजदूरी करते हुए वो मर जाता है धूप लगने से। उस भयानक समस्या का चित्रण जो है इसमें किया गया है। जीते जी जिसका शोषण किया गया, मरने के बाद भी उसका शोषण रुकता नहीं है। पंडित जी घर पे आते हैं और उसकी पत्नी धनिया से गोदान करने की बात कहते हैं कि मरने के बाद यदि होरी को स्वर्ग पहुंचना है तो तुम्हें गाय का दान करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग जाने से पहले एक वैतरणी नदी होती है और उस नदी को पार करने के लिए गाय की जरूरत पड़ती है और वह व्यक्ति उसकी पूंछ को पकड़कर वैतरणी नदी पार करता हुआ स्वर्ग में जाए। तत्कालीन समय में इन लोगों ने ब्रेन वॉश किया हुआ था, धार्मिक भय दिखाया हुआ था और सभी धर्मों के धर्म के ठेकेदार यही करते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं, आपके धर्म को, आपके दिमाग को कंट्रोल करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं कि बस मैं जो बोलूंगा वही करो, बिल्ली सामने से नहीं मत जाओ, शीख आगे थोड़े थाम के बैठ जाओ। यही है, गोदान देने की बात करते हैं। गाय देने के लिए गाय नहीं है, पैसे नहीं है, पति मर गया है, उसके पास कुछ पैसे होते 20-25 पैसे कुछ तो होते हैं जिसकी साड़ी की पल्लू में बंधा है। उसने कहा कि मेरे पास इतने ही है, मैं इतने दे सकती हूँ, गाय का दान नहीं कर सकती हूँ। पंडित जी ने कहा ठीक है, जो नहीं मिल रहा है ये दे दे, वो ले लिया। अरे जीते जी जिसका शोषण किया, मरने के बाद किस प्रकार से शोषण होता है उसका वास्तविक चित्रण पहली बार हिंदी साहित्य में हमको देखते हैं। किसानों की दुर्दशा को लेकर उनके प्रति सहानुभूति रखने का काम, जमींदारों के खिलाफ आवाज उठाने का काम कोई मामूली बात नहीं थी। तत्कालीन समय में पहली बार प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से किया। ये सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उनकी मौलिक बात है। मजदूरों को लेकर वो लिखते हैं। मजदूरों को लेकर जब मैं बात कर रहा था, इससे पहले ही कहा कि द मील मजदूर लिखी, मील मजदूर में बात देखी। गोदान में भी ऐसे ही है। गोबर नामक पात्र, उसका लड़का होरी शहर में जाता है, मील में काम करता है और जब ज्यादा काम करवा कर पैसे कम दिए जाते हैं तब यह उन मील मालिकों के खिलाफ हड़ताल करता हुआ नजर आता है। मजदूरों की समस्याओं को भी चित्रण ये करते हैं। साहित्य में मजदूरों को जगाने का काम उन्होंने किया है। तत्कालीन समय में रशियन क्रांति हुई थी 1919 में, तख्ता बदल दिया और मजदूर क्रांति आई। उसका प्रभाव प्रेमचंद पर पड़ना स्वाभाविक था और प्रेमचंद ने साहित्य के माध्यम से यही काम किया, मजदूरों को जगाने का काम किया कि तुम गुलामी मत करो, उसके विरोध में आवाज उठाओ, हड़ताल करो अपनी अधिकार के लिए। और वही हुआ। द मील मजदूर को या गोदान नामक जो उपन्यास है उसके अंतर्गत मजदूरों के जीवन का चित्रण वहां दिखाई देता है। स्त्री विषय का दृष्टिकोण हम देखते हैं तो वहां महिलाओं का जो कहीं विद्रोही रूप दिखता है, कभी मनोवैज्ञानिक रूप दिखता है, तो कभी कन्यादान का वो विरोध करते हैं, बाल विवाह का विरोध करते हैं, विधवा विवाह का पुनर्विवाह मान्य नहीं था उस समय, इस प्रथा का विरोध करते हैं। बहुत सारी प्रथाओं के कारण महिला चार दीवारी के भीतर सीमित थी, उसका विरोध करने का काम तत्कालीन समय में प्रेमचंद ने किया। प्रेमचंद उस समय महिलाओं को, लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। आज जो आप पढ़ रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। उस समय महिला यदि पढ़ ले गलती से तो उसे बहिष्कृत कर दिया जाता था समाज में से, उसे उल्टा चांडालनी के रूप में संबोधित किया जाता है था। और जब समाज बहिष्कृत कर देता है, क्योंकि हम समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकते, और समाज जब बहिष्कृत कर देता है तब हमारा सब कुछ बंद हो जाता है। हमसे कोई बात ही नहीं करेगा, ना हमें कोई दुकान पर कुछ देगा, हमारा कुछ चलेगा ही नहीं, हम अकेले पड़ जाएंगे और इंसान मर जाता है उस समय। तो उस समय महिला यदि पढ़ ले तो उस पर बहिष्कार डाला जाता है। उस समय का कहना था कि महिला यदि पढ़ ले तो वह क्या करेगी, जीवन को भ्रष्ट कर देगी और वह तितली की तरह इधर से उधर खुदकते होगी। मानसिकता देखिएगा समाज। प्रेमचंद ये बात साहित्य में करते हैं। उन्होंने शुरुआत अपनी बेटियों से की। गोरखपुर में जब डिप्टी इंस्पेक्टर थे तो उन्होंने अपने लड़कियों को पढ़ाने का काम किया। बाद में नौकरी छोड़ना पड़ा, आर्थिक विपन्न अवस्था आ गई, उन्हें बनारस आना पड़ा। और बनारस जब आए तो उनका गांव लमही था बगल में, लमही जाना पड़ा। वहां से लड़कियों को बनारस लाना ले जाना वो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आर्थिक विपन्न अवस्था थी, कोई ना कोई आर्थिक स्रोत की जरूरत थी। और उसी समय उनकी माता जो है बीमार थी, इसलिए उनकी लड़कियों को घर पे रखना पड़ा। मुश्किल से 12 खड़ी
तो कह रहा उन्होंने सीखा होगा उनकी लड़कियों ने, लेकिन सिखाने का सबसे पहला काम प्रेमचंद ने किया। उस समय आर्य समाज का प्रेमचंद पर प्रभाव था। आर्य समाज महिलाओं के लिए काम कर रहा था, विधवाओं के लिए काम कर रहा था। प्रेमचंद पर भी आर्य समाजी विचारधारा का प्रभाव हम देखते हैं। हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में उन्होंने स्वयं अपने जीवन में इसको स्वीकार किया और बाल विधवा शिवरानी जी से विवाह किया। ये एक बहुत बड़ी क्रांति थी कि विधवा के साथ विवाह नहीं कर सकते थे। महिलाओं को सफेद वस्त्र पहनकर, बाल काटकर केशोपन की प्रथा थी। कोई भी वस्त्र नहीं, मतलब जो शादीशुदा महिला है उस तरह के वस्त्र वो नहीं पहन सकती थी। न मांग में वो तिलक लगा सकती थी, सिंदूर लगा सकती थी, न चूड़ियां पहन सकती थी। चार दीवारी के भीतर रहना उसकी मजबूरी थी और वो किसी के सामने नहीं आ सकती थी। यदि आ जाए तो उल्टा अपशकुन माना जाता था। उस समय ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी कदम प्रेमचंद ने उठाया और उन्होंने बाल विधवा शिवरानी से विवाह करके एक सबूत दे दिया कि बाल विवाह भी करना चाहिए, यानी विधवाओं से विवाह भी करना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है। महिलाओं को भी अधिकार है। भारतीय जी ने भी यही कहा उनकी मुखरियों में कि विधवाओं की स्थितियों को सुधारना चाहिए। इतना ही नहीं है, जब अपनी लड़की का विवाह कर रहे, देखिएगा कितनी आधुनिक विचारधारा है। 100 साल पहले वो दहेज का विरोध करते, होने वाले दामाद को पत्र लिखकर भेजते कि मैं दहेज नहीं दूंगा। दामाद भी कहता है ठीक है मुझे दहेज नहीं चाहिए, उस तरह का दामाद भी उसे मिलता है। और जब विवाह का समय आता है तो विवाह में लड़की का कन्यादान किया जाता है, डोनेट किया जाता है। हमारे यहाँ परंपरा है कि विवाह में लड़कियों का दान करने की प्रथा है। कर्मकांड है हमारे पास, उसमें कहा गया है कि लड़की का दान करो। ब्राह्मण कहता एक समय आता है कि माता पिता आए और लड़की का दान करे। यहाँ भी यही है, फेरे चल रहे हो गए, भंवरियां हो गई है। प्रेमचंद को कहा कि अब कन्यादान करना है। प्रेमचंद ने सख्त मना कर दिया, मैं कन्यादान नहीं करूंगा। कन्या क्या कोई वस्तु है जिसका मैं दान करूंगा? सजीव चीजों में गाय का दान किया जाता है, लड़की का दान मैं कैसे करूंगा? क्या कोई वो वस्तु है? कन्यादान करने से मना कर दिया। तत्कालीन समय में इस तरह की बात करना ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण देखिएगा कि वो साहित्य में लिखने वाले नहीं है, स्वयं वो उस विचारधारा को अपनाने वाले हैं। कन्यादान करने से मना कर दिया। बाद में वो अलग बात है कि उनके दोस्तों ने जबरदस्ती से उन्हें उठाकर वो मंडप में लेकर गए और जबरदस्ती से उनका हाथ पकड़कर अपनी बेटी पर हाथ रखना पड़ा, लेकिन फिर भी प्रेमचंद मानने के लिए तैयार नहीं थे कि मैं कन्यादान नहीं करूंगा। लड़की देखने की प्रथा देखिएगा, इसे लेकर एकांकी भी थी मेरे ख्याल से पिछले साल पाठ्यक्रम में रीड किया और बड़ी खर्चीली होती है। लड़का आएगा, लड़की को देखेगा, लड़की इंटरव्यू देगी एक तरह से। माता पिता लड़की एक प्रकार से भय से ग्रसित होते हैं कि ये स्वीकार करेगा या नहीं करेगा, या कोई गलती हो जाएगी, पैसे तो खर्च होंगे। उसके बाद अगर ये रिजेक्ट करके चला जाएगा तो समाज में और चर्चा का विषय बन जाएगा कि लड़की में कुछ कमी है। तत्कालीन समय में उनकी पत्नी शिवरानी देवी के कहने पर आधुनिक विचार देखिए, कितने 100 साल पहले की बात, आज भी हम इसे अपनाते नहीं है। ये 100 साल पहले प्रेमचंद देखिए कितनी लंबी दृष्टि है, युग दृष्टा है। उन्होंने कहा शिवरानी देवी के कहने पर कि हमें मिलना है तो हम बाहर मिलते, कहीं गार्डन में मिलते, सार्वजनिक स्थान पर मिलते, ऐसे मिलते कि हम कोई पुराने मित्र है, घूमते घूमते बात करेंगे, खाना खाएंगे और इसी में लड़का लड़की का परिचय हो जाएगा। पसंद आई तो हाँ कहो, ना चलेगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। कहेंगे कि कोई मित्र आए थे मिलने के लिए, घूमने गए थे, किसी को पता चला नहीं चला। ना लड़की को दाग लगेगा, ना लड़की के बारे में कुछ कहा जाएगा कि कोई लड़का आकर रिजेक्ट कर रहा है। पसंद आए तो ठीक है, नहीं और खर्चा भी नहीं होगा। कितनी बड़ी लंबी दृष्टि है। क्या हम इसे आज अपनाते हैं? बहुत कम अपनाते हैं। आज भी हम बहुत कम मात्रा में इसे अपनाते हैं। प्रेमचंद वो दृष्टिकोण रखते हैं, 100 साल आगे की दृष्टिकोण रखते हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं का विद्रोही स्वरूप उनके कहानियों में दिखाई देता है। महिलाओं पर होने वाले शोषण को हम देख सकते हैं। ठाकुर का कुआं नामक कहानी पिछले साल फर्स्ट ईयर में थी। उसमें आप देखोगे कि बड़े घर की महिलाएं पढ़ी लिखी लेकिन घर के भीतर ही है। मध्य वर्ग की महिलाएं न पढ़ने का अधिकार था, बस 4 दीवारी तक सीमित है। पति ने कहा कि जा पानी लेके आ, पानी लेके आना पड़ता था। जा खाना बनाना पड़ता था। ऑर्डर देते थे पति। ऐसा प्रेमचंद कहानी में कहते तत्कालीन सामाजिक समस्या
और उस ठाकुर का कुआं में पति को प्यास लगती है, घर में उस मटके में पानी है लेकिन वो पानी नहीं पिएंगे, उसे ताजा पानी चाहिए। वो कहेंगे जा ठाकुर के कुएं से पानी लेके आ। फिर महिला वहां जाती है और आपस में चर्चा कर रही है। उस ठाकुर के कुएं में एक चर्चा दिखाई गई है कि किस तरह से काम लगाया जाता है, कि कहा जा पानी लेके। महिलाएं अपने रोष को, गुस्से को अभिव्यक्त करते हुए कहती कि इतना काम तो मैं किसी और के घर में नौकरानी के रूप में काम करूंगी तो मुझे पैसे देता और अच्छे कपड़े देता और खाना पीने के लिए देता, यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं पर हम देखते हैं किसान मजदूर की स्त्रियों की अवस्था इन सब से कुछ अच्छी दिखाई देती है। कम से कम इन्हें घर के बाहर निकलने का तो अधिकार है। दलितों की महिलाओं को, किसानों की महिला जो खेत में जाकर काम करेगी या मजदूरी करने के लिए जाएगी, हाँ उनकी व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था भी उनके लिए एक वरदान थी और वो काम करने, मजदूरी करने के लिए जाते थे। चाहे गोदान की धनिया जो है वो खेती में काम करने के लिए जाए, गोबर की पत्नी झुनिया काम करने के लिए जाती हो, या घासवाली की घासवाली जाती हो, यहाँ ठाकुर का कुआं की गंगी जाती है। ये विद्रोही है। विद्रोही मजदूरी तो करती है लेकिन विद्रोही मात्र दिखेगा। ये समाज के खिलाफ आवाज उठाने का काम करती है। ठाकुर का कुआं में, दलितों के कुएं में जहर डाल दिया जाता है, जहरीला जानवर डाल दिया जाता है, जहरीला पानी बना दिया जाता है कि उनके पास कोई विकल्प नहीं छोड़ा जाता है कि तुम्हें जमींदार के पास आकर काम करना है तब तुम्हें पानी मिलेगा, क्योंकि दूसरे धर्म के ठेकेदार उन्हें पानी नहीं देंगे, छूने तक नहीं देंगे, अछूत है वो, अस्पृश्य है, उन्हें आने तक नहीं देंगे। ऐसे समय में वो इसका विरोध करती है और देखिएगा उसके वाक्य, हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंचे हैं। इसलिए ये लोग गले में ताला डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली, बाद में मारकर खा गया। इन पंडित के घर में तो 12 मास जुआ होता है। यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते, काम करा लेते, मजदूरी देते, नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ये ऊंचे है। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में जाती हूं तो सभी लोग रस भी दृष्टि से देखते हैं। विद्रोही स्वर देखिएगा, तात्कालीन समय में दलितों को लेकर कहानी या साहित्य के माध्यम से बात करना एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। और प्रेमचंद कायस्थ थे और प्रेमचंद ने उस समय दलितों के खिलाफ बोलने वाले की कोई खैर नहीं थी, उसका बहिष्कार डाला जाता था। उस समय प्रेमचंद ने क्रांतिकारी कदम उठाया, दलितों के लिए आवाज उठाई और यह गंगी के मुख से आवाज बाहर उठाकर एक तरह से विद्रोह किया कि हम पर किस प्रकार से अन्याय अत्याचार होता है। और एक बात यह होती है कि अमीर की महिला उसकी पत्नी होती है, लेकिन गरीब की महिला सभी की पत्नी होती है। यहाँ वो सबकी औरत होती है। इसीलिए वो कहते जब मैं गांव के भीतर जाती हूँ तो सब मुझे रस भरी दृष्टिकोण से देखते हैं। महिलाओं के साथ इस प्रकार से दुर्व्यवहार हुआ करता था। दलितों की तो शोचनीय स्थिति का चित्रण तो करते हैं, महिलाओं के विद्रोह का तो करते हैं और इस समस्या का भी चित्रण वो करते हुए नजर आते हैं। उनकी महिला विद्रोही है। घासवाली नामक कहानी के भीतर वो एक टांगे वाले की पत्नी है और टांगा चलाने के लिए घोड़ा है और घोड़े को खाने के लिए घास की जरूरत पड़ती है, तब वो रोज घास लाने के लिए जाती है, इसलिए कहानी का नाम घासवाली। और ये घास कहां से लाती है? जमींदार के खेत में ज्यादा अच्छी घास उगती है, वहां से घास लाना चाहती है तो लाती है वो। और इस पर उस जमींदार की नजर उस पर पड़ती है कि रोज वहां आती है और दिखने में सुंदर है। उसे कहता है कि तुम मुझसे शादी कर ले, उसे विनती करता है, लेकिन जब मानती नहीं है हमेशा उसके आड़े आता है। जब भी घास लाने जाती है बीच में घास लाना छोड़ देती है, रास्ता बदल कर दूसरी ओर घास लाने जाती है, लेकिन बीच में आते रहता है। एक दिन इसे गुस्सा आता है गंगी उस घास वाली को और उसे उसके गाल पर जोरदार तमाचा लगा देती है। कहती कि तुम्हारी पति नहीं है। इस तरह का विद्रोह साहित्य के माध्यम से करने का काम पहली बार किया कि दलितों पर होने वाले अन्याय, अत्याचार, महिलाओं का शोषण जब हो रहा है तो महिला ने खुद इसके विरोध में आवाज उठानी चाहिए। और प्रेमचंद ने उस महिला के द्वारा जमींदार के कान पर जो थप्पड़ लगाई है, तत्कालीन समय में महिलाओं के द्वारा व्यवस्था के प्रति लगाई गई वो थप्पड़ थी। और ये लिखना कोई मामूली बात नहीं थी कि इस तरह से महिला आगे जा रही है। तो कहीं वो विद्रोही स्वरूप दिखाई देता है, कहीं उसके प्रति सहानुभूति है, कहीं अनमेल विवाह दिखाई देता है। तत्कालीन समय में बाल विवाह प्रथा थी, अनमेल विवाह प्रथा थी। गोदान में लक्ष्मण जी को पता है, हम गोदान पढ़ रहे थे एमए में,
कि प्रेम होरी की लड़कियां हैं, 2 लड़कियां, उसमें से एक लड़की का विवाह अपने से 50 साल बड़े उम्र के व्यक्ति के साथ करवा दिया जाता है, बूढ़े व्यक्ति के साथ। अनमेल विवाह की प्रथा थी उस समय, क्योंकि लड़की का पिता दहेज नहीं दे सकता, तो ऐसे समय में कोई धनवान व्यक्ति तो उसके साथ विवाह करवा दिया जाए। देवदास नामक फिल्म आप देखोगे, उसमें ऐसे ही एक धनवान व्यक्ति जिसकी पहले से ही पत्नी है, जिसके पहले से ही जो है वो बस बच्चे नहीं हो इसीलिए जो है, हाँ बच्चे होते हैं उसके, लेकिन वो दूसरी पत्नी करता है धन के द्वारा। अनमेल विवाह, यह अनमेल विवाह है। तत्कालीन समय में अनमेल विवाह हुआ करता था, बाल विवाह की प्रथा थी, विधवा पुनर्विवाह को अमान्य मान्यता नहीं थी, विधवाओं की दयनीय स्थिति थी। तत्कालीन समय में प्रेमचंद ने अपने साहित्य के माध्यम से महिलाओं को सम्मान का दर्जा देने का काम किया। उनका कहना है यदि हम महिलाओं को सम्मान देंगे तो समाज का उद्धार होगा। जब तक समाज का उद्धार, जब तक महिलाओं को सम्मान नहीं देंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए महिलाओं को सम्मान देना बहुत जरूरी है। ये प्रेमचंद 100 साल पहले कह के गए हैं, आज भी उतनी जरूरत आज हमें लगती है। भले परिस्थितियां बदली हो, पढ़ने वाले की तादाद लड़कियों की बढ़ती गई है, लेकिन वो दृष्टिकोण आज भी उतना बदला नहीं है जितना उस समय बदला। आज भी वो बात प्रासंगिक लगती है। स्त्री विषय के दृष्टिकोण हम देखते हैं, दलितों की समस्याओं को हम देखते हैं, ठाकुर का कुआं हो या फिर अन्य कफन नामक कहानी है, यीशु और माधव दलित है। अब इनकी देखिएगा किस तरह से विषमता है। हमारे यहाँ धर्म में कर्मकांड बहुत होते हैं, इन धर्म के अलग अलग कर्मकांड है। जो जीते जी जिसको पैसे की धन की जरूरत है उसकी मदद नहीं करेंगे, वो बोल रहे वो विवश है, उसे पैसे की जरूरत है, उसके जीवन जीना चाहता है, उसे रोजगार की जरूरत है, उसे नौकरी की जरूरत है, खेत में काम करना चाहता है, मजदूरी करना चाहता है, लेकिन उसे वो नहीं देंगे। उसे विषम परिस्थिति में जीने के लिए विवश करेंगे, लेकिन वहीं पर कर्मकांड के लिए सारा समाज इकट्ठा हो जाएगा। कहानी में घीसू माधव नामक जो पात्र है आलू के लड़ रहे हैं। एक व्यंग्य इसके भीतर कि कोई अपने पत्नी को मरता हुआ छोड़कर आलू दूसरा कोई खा लेगा, इस तरह से लड़ेगा कि पत्नी को मरता हुआ छोड़ेगा। एक व्यंग्य वहां पर बताया गया। और जब पत्नी मर जाती है, मरने के बाद समाज कफन के पैसे उसे देते हैं, तो घीसू और माधव उस कफन के बजाय क्या करते हैं, शराब पीते हैं और उससे बोटियां खाते हैं, मटन खाते हैं, चकना खाते हैं, और इतना खाते हैं कि बचा हुआ दूसरों को देते हैं और याद करते हैं कि किसी समय हमने पंच पकवान खाए थे। यहाँ घीसू और माधव देखिएगा, घीसू बेटा कहता है कि पिताजी हमने तो कफन के पैसे से हमने यहाँ शराब पी ली, बोटियां खा ली है, अब कफन कहाँ से आएगा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इससे पहले कफन के लिए पैसे दिए वही लोग कफन के लिए पैसे वापस देंगे। क्योंकि यहाँ हमारे समाज में जीते जी उनकी किसी की मदद नहीं करते, लेकिन कर्मकांड के लिए मदद की जाती है। इसे अभिव्यक्त करने का काम कफन नामक कहानी करता है। एक व्यंग्य वहां पर हमें दिखाई देता है। अब इस साल एसएल में पाठ्यक्रम में आपकी पंच परमेश्वर नामक कहानी रखी गई है, जो भारतीय ग्रामीण न्याय व्यवस्था की श्रेष्ठता को बताती है। आपने एसएल हो गए, एसएल है तो भारतीय ग्रामीण न्याय व्यवस्था की श्रेष्ठता को बताने वाली कहानी है। साथ में दोस्ती, ईमानदारी और न्याय, 3 बातों को लेकर ये चलती है। दोस्ती हो तो किस प्रकार की दोस्ती हो, जाति धर्म को लेकर नहीं होती है दोस्ती, बल्कि विचार मिलना चाहिए। प्रेमचंद का स्पष्ट कहना है कि जब यहाँ मुस्लिम मित्र और हिंदू मित्र है, जुम्मन और अलगू चौधरी, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी, उनका कहना है कि ये हिंदू और मुस्लिम है, न यह जात मेल खाती है, न खान पान मेल खाता है, न वेशभूषा मेल खाती है, लेकिन केवल विचार मेल खाते हैं और विचारों से दोस्ती बनती है। कितनी बड़ी बात कही। दोस्ती धर्म जाति देखकर नहीं होती है, बल्कि विचार से बनती है, और वह विचारों से दोस्ती का चयन करता है। बाद में दोस्ती में दरार की संभावना। एक न्याय व्यवस्था की प्रक्रिया को बताया गया कि भारत में अपनी एक न्याय व्यवस्था है। पुलिस थाने में जाया नहीं जाता, गांव में गांव के सारे मामलों को अपने ही पंचों के समक्ष निपटाया जाता है, क्योंकि पंचों को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी को लेकर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में आपको आपके अध्यापक आपकी कक्षा में पढ़ाएंगे।
मैं एक बात जो लोक संख्या वृद्धि को लेकर बात करना चाहूंगा, जहाँ कानूनी कुमार और गमी नामक कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, आप पढ़िएगा। गमी और कानूनी कुमार नामक 100 साल पहले का दृष्टिकोण देखेगा। प्रेमचंद गमी और कानूनी कुमार में लोक संख्या वृद्धि को लेकर एक सवाल खड़ा कर देते परिवार नियोजन के लिए। उस समय वो कहते कि 2 से ज्यादा संतान नहीं होना चाहिए। यदि 2 से ज्यादा संतान होते तो उसे 5 साल की सजा और 5 महीने काल कोठरी की सजा होती। कब? 100 साल पहले कहते हैं, जिसकी जरूरत आज है। वो कहते हैं कि मैं असेंबली में जाऊंगा, इस तरह का कानून लेकर आऊंगा। गमी नामक कहानी एक प्रकार का व्यंग्य है कि एक के बाद एक 3-4 बच्चे हो जाते हैं, और जब भी वो किसी को बच्चा किसी घर में होता है तो खुश खबर देने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन ये गमी रहने के जाता है कि मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ है और मैं अब गम में हूं। क्यों गम में है? क्योंकि इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी आएगी, समाज को इसके पालन पोषण में उसकी मदद करनी पड़ेगी। गमी में जीवन जीता है। कितनी बड़ी विडंबना है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, अक्सर ये देखा गया है कि गांव में ज्यादा बच्चे पैदा किए जाते हैं और ये सोचा तक नहीं जाता है कि उन बच्चों का पालन पोषण कैसे हो। प्रेमचंद यहाँ स्पष्ट कर देते हैं कि अगर बच्चा पैदा करने की, अगर तुम उसे पालने की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम उसे पाल नहीं सकते तो उसे पैदा मत करो। इसलिए स्पष्ट कर देते हैं कि कम से कम 100 रुपए यदि वो कमाने वाला हो तो उसे बच्चा पैदा करने का अधिकार है।